हेलो एवरीवन। आपको मालूम है कि हम तेज़ी से अपने अब सिलेबस को ख़त्म करने की तरफ मुखातिब हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि यूट्यूब पर भी सभी लेक्चर्स को अब अपलोड करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आपको हर लेक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी तत्पर होना होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम आपके लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे, उनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू के संतान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी भी लंबे अरसे तक जो है हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री रही। इसलिए ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं। जैसे शायद मुझे लगता है कि एम एन रॉय आपने शायद पहले कभी नहीं सुना था। तो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि अगर आप मतलब नेहरू जी के बारे में बात करें तो नेहरू जी ने भारत की शोषित और पीड़ित जनता की इतनी सेवा की कि इसका उदाहरण नहीं मिलता। और उनका जो जन्म है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। और अपने माता पिता की वो एकमात्र संतान थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे, जिनके पास हर प्रकार की सुविधाएं थी। और समृद्ध होने के नाते वो एक राजा महाराजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। शुरू में नेहरू जी घर पर ही पढ़े, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने हिंदी और संस्कृत की भी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। वो हिंदी भाषा में दक्ष हो गए, लेकिन संस्कृत में रुचि के ना रहते उसे पूर्ण रूप से नहीं सीख पाए। फिर अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए मास्टर ब्रुक्स को नियुक्त किया गया। मिस्टर ब्रुक्स का रहन सहन सादा था, परंतु उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली था। ब्रुक्स के व्यक्तित्व ने नेहरू जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू जी को मानवतावादी विचारक बनाने का श्रेय इसी अध्यापक को जाता है। आपको शायद मालूम नहीं है, इंसान की जिंदगी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं उनके खुद के टीचर्स, प्रोफेसर्स। बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी जब मैं मेरे बच्चे से कुछ कहती हूँ, मेरे बेटे से कुछ कहती हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि आपको कुछ नहीं पता, मेरी मैडम को सब पता है, मेरी मैडम सब जानती है। तो कि बहुत प्रभाव पड़ता है रहन सहन का, बात करने का, कम्युनिकेशन का, बहुत ज़्यादा। तो नेहरू जी भी इस कोई अछूते नहीं थे, नेहरू जी के ऊपर भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर देखिए, हैरो पब्लिक स्कूल के अंदर नेहरू जी 2 वर्ष के बाद, मतलब पहले पहले हैरो पब्लिक स्कूल में नेहरू जी पढ़े। मोतीलाल नेहरू अपने परिवार को लेकर के फिर इंग्लैंड में पहुंचे, और वहाँ पर उन्होंने नेहरू जी उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए। यहाँ पर उन्होंने विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य का भी अध्ययन किया। 1910 में नेहरू जी ने बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। ओके। तो भारतीय सहपाठियों में सूर सुलेमान, डॉक्टर महमूद वैदे, डॉक्टर किचलू आदि थे जो उनके मित्र थे। ओके, उनके सहपाठी थे। 1910 ईस्वी के बाद वे इनर टेम्पल में विधि विधान में अध्ययन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर 1912 में उन्होंने बार एच लॉ की डिग्री प्राप्त की। ओके। अध्ययन काल में नेहरू जी पर अंग्रेजी सभ्यता का पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। जब वे अध्ययन समाप्त करने के बाद स्वदेश लौटे तो उन्होंने अपने आप को एक अजीब सी स्थिति में पाया, क्योंकि वे हैरो और कैम्ब्रस के प्रभावों से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। अतः नेहरू जी ने स्वयं को ना तो भारतीय महसूस कर पा रहे थे, ना अंग्रेज। वास्तव में अपनी अपनी रुचियों और अपनी अपनी अरुचियों के अनुसार नेहरू जी के साथ ये स्थिति हो रही थी। ओके, क्योंकि एजुकेशन इंग्लैंड में हो रही थी, कैम्ब्रिज से पढ़ कर के आए, तो कई बार कंफ्यूजन हो गया। नेहरू जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ओके। फिर देखिए, इस तथ्य को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा था कि मैं पूर्व तथा पश्चिम का एक विलक्षण मिश्रण बन गया हूँ। मैं हर जगह अपने को एक अजनबी अनुभव करता हूँ, मुझे अपनापन कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन शीघ्र ही कानून के क्षेत्र में निरस्ता का अनुभव वो करने लगे। ओके जी। 1912 में बांकीपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी सम्मिलित भी हुए। वहां पर राजभक्ति पूर्ण और दैवीय भावना से ओतप्रोत भाषणों को सुनकर उन्हें चिढ़ सी हुई। उस अधिवेशन में केवल श्री गोखले की ही कुछ हद तक नेहरू जी को प्रभावित कर सके। तत्पश्चात लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में नेहरू जी संगठित होम रूल के सदस्य बन गए। इसी बीच उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। तदंतर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी रखा, जो दीर्घकाल तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रही। कमला नेहरू ने अपने पति का जीवन के हर सुख दुख में साथ दिया, और 1936 में गंभीर बीमारी के कारण यूरोप में कमला नेहरू का देहांत हो गया। ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, अब हालांकि इसका हम
सार्वजनिक जीवन के बारे में उनके पढ़ते, पर पहले हम राजनीतिक विचार में आपको बता दूं। ओके, पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा नेहरू के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल थॉट ऑफ नेहरू, और फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय नेताओं में नेहरू जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका नाम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। नेहरू ने भारतीय जीवन को इतना अधिक आत्मसात कर लिया था कि उनके बिना भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना करना भी निरर्थक था। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी खुद कंफ्यूज हो गए जब वो हिंदुस्तान में आए, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा ब्रिटिश उसका प्रभाव था कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो भारतीय हैं या कौन है, कि भारतीय हैं या फिर अंग्रेज। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जीवन को इतना अधिक आत्मसात कर लिया कि उनके बिना भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना करना भी निरर्थक हो गया। उन्होंने अपने प्रभावशाली जीवन से भारतीय जनगण को इतना प्रभावित किया कि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी। नेहरू जी ने भारत की शोषित और पीड़ित जनता की इतनी सेवा की कि उसका अत्यंत उदाहरण नहीं मिलता। नेहरू जी न केवल अपने देश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि विश्व कल्याण के लिए भी उन्होंने काम किया। अतः उनकी गणना भारत की नहीं बल्कि विश्व के महान नेताओं में होती है। उन्होंने विश्व शांति स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित करने तथा उसे दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपको नेहरू जी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से आपका मतलब चैप्टर बना करके तैयार रखा है। फिर भी चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि नेहरू जी की कुछ रचनाएं थी। नेहरू जी बहुत प्रखर बुद्धि वाले, दूरदर्शी और विद्वान व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं के अंदर सोवियत रूस, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, विदर इंडिया, ठीक है, glimpses of world history, an autobiography, India and the world, where are we, okay, the equation of language, China, Spain and war, towards freedom, the unity of India, the discovery of India. Discovery of India is the most popular book of Pandit Jawaharlal Nehru. A bunch of old letters, Nehru and Gandhi, etc. इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किताब का नेहरू जी की है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो भी पत्र उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे उसको भी काफ़ी तवज्जो दी जाती है ना। उसके बाद देखिए नेहरू नेहरू जी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। चलिए मैंने क्या किया कि पहले मुझे लगा मैं आपसे ये वाला चैप्टर शेयर कर लूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब नेहरू जी पर हालांकि बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ा। चलिए अगर आप ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नेहरू के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था बेसिकली वो था अभिभावकों का प्रभाव। ओके, सभी पर पड़ता है, नेहरू जी पर भी ज़्यादा पड़ा। उनके पिता वैचारिक दृष्टि से बहुत तार्किक और यथार्थवादी थे। किसी भी अदृश्य शक्ति में विश्वास नहीं करते थे जो मनुष्य की क्रियाओं को चेतन या अचेतन ढंग से नियंत्रित करता हो। पिता की इसी विचारधारा ने पुत्र की विचारधारा को काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि नेहरू की माताजी धार्मिक विचारों की थी, तब भी उनकी धार्मिक विचारधारा नेहरू को प्रभावित नहीं कर पाई। नेहरू की माताजी मतलब नेहरू जी को जो थोड़ी बहुत धर्म के प्रति आस्था थी, थोड़ी बहुत आस्था थी, वो थी एनी बेसेंट ब्रुक्स और रसेल के विचारों ने उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। धार्मिक दृष्टि से एनी बेसेंट ब्रुक्स और रसेल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। फिर उन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। ओके, नेहरू जी के विचारों को गांधी जी ने बहुत प्रभावित किया। सत्याग्रह, अहिंसा, शांति और नैतिकता का पाठ नेहरू जी ने गांधी जी से पढ़ा। उनके हृदय में इन शिक्षाओं के प्रति जीवन भर आकर्षण रहा। परंतु गांधी के विचारों को उन्होंने कभी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के आदर्श और नैतिकता के विचार उन्हें कभी भी आस्तिकता के पद पर न ला सके। वे अपने जीवन के अंत तक भावुक और संवेदनशील रहे। गांधी जी की आध्यात्मिकता उन्हें प्रभावित न कर सकी। नेहरू जी के विचारानुसार ईश्वर ना कुछ है और ना उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है या ना जाना जा सकता है। मार्क्स का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मार्क्स के भौतिकवादी विचारों से भी वो बहुत प्रभावित थे। भौतिक विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी और तत्कालीन सभी विज्ञान के शोध कार्यों से वो परिचित थे। लेकिन वो मार्क्स की तरह भौतिकवादी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भौतिक पदार्थ को ही सत्य नहीं माना। फिर उन पर बुद्ध का भी बहुत प्रभाव पड़ा। ओके, नेहरू पर महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ा। नेहरू जी का मानव आदर्शों में विश्वास और नैतिकता के प्रति श्रद्धा बुद्ध के विचारों से प्रभावित थी। इसी तरह
शांति का पाठ भी उन्होंने बुद्ध और ईसा की शिक्षाओं से प्राप्त किया। फिर पीटर और ऑस्कर वाइल्ड का प्रभाव। पीटर और ऑस्कर वाइल्ड की विचारधारा है कि मनुष्य के अपने अनुभव ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस दृष्टिकोण ने भी नेहरू को बहुत प्रभावित किया था। नेहरू का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित हुआ वो बौद्धिक, तार्किक अथवा आध्यात्मिक विवेचन पर आधारित ना होकर उनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित था। उनका विचार था कि जीवन के अनुभवों को एकत्रित करके उन्हें एक शक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता है। फिर गीता का प्रभाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं, नेहरू जी को मतलब नेहरू जी पर जीवन का संघर्ष वो जीवन भर करते रहे और संघर्ष से उनका मतलब था कर्म से। ओके, तो कर्म का पाठ उन्होंने गीता से सीखा। कर्म को वो जीवन में बहुत महत्व देते थे। कर्ममय जीवन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीपी वर्मा ने लिखा है कि नेहरू जी के विचार दर्शन पर गीता का काफी प्रभाव था। गीता के कर्म विषयक सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और ये विश्वास किया कि जो चीज़ होनी है उस पर पश्चाताप क्यों किया जाए। ओके, तो गांधी जी पर बहुत गीता का जो है प्रभाव पड़ा। देखो, एक तरफ तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर पर यकीन नहीं करते, उन पर अपने पिता का बहुत प्रभाव है, लेकिन दूसरी ओर वो संघर्ष करती हैं और संघर्ष में कर्म की थ्योरी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, है ना। अगर आप खुद भी देखोगे तो कर्म से बड़ा तो दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओके, चलिए एनीवेज, अब देखिए नेहरू के राजनीतिक विचार। मैंने इसलिए आपको नेहरू के राजनीतिक विचार पढ़ाना उचित समझा क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करें, फिर आगे अगर हमें समय मिलेगा तो हम और ज़्यादा इसको डिटेल में करते रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी मुख्य रूप से एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। वे समाजवादी थे। वे इस प्रकार का समाजवाद भारत में स्थापित करना चाहते थे जिसमें भारतीयों को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। उनका शांति में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने ही विश्व को पंचशील की अवधारणा दी, जिसके आधार पर विश्व की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनमें धर्मांधता, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास लेश मात्र भी नहीं था। मानवता के प्रति प्रेम उनकी नस नस में भरा था। उन्होंने कर्म की महत्ता पर बल दिया। यद्यपि नेहरू जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तब भी उन्हें एक मौलिक राजनीतिक चिंतक, विचारक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता और ना ही उन्होंने कभी राजनीतिक विचारक बनने का प्रयत्न किया। फिर भी उनके राजनीतिक विचारों का बहुत महत्व है। उनके विचारों में लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद एवं पूंजीवाद जैसे विचारों का मिश्रण है। उनके विचारों में विरोधाभास की भी कमी नहीं है। वे पूंजीवाद का समर्थन करते हैं पर इसे समाप्त करने के ढंग को नहीं बताते। वास्तविकता तो यह है कि जीवन भर वे मनुष्य की समस्याओं का वर्णन करते और उन समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते चले गए। नेहरू जी के केस में एक बात मैं आपको बता दूं कि बाकी जो भी हम पढ़ेंगे सबको राजनीति में कुछ करने का मौका मिला या नहीं मिला, कब मिला, ज़्यादा मिला, नेहरू जी को बहुत मिला। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 तक 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में। तब तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अत्यंत लोकप्रिय थे, क्योंकि एकदम से तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ादी को हासिल किया था। ऐसी स्थिति में नेहरू जी को जब भारत का प्रधानमंत्री वो बने तो लोगों का प्यार और भाव उनके प्रति बहुत बना रहा। ओके, तो लोगों को मतलब काफ़ी भरोसा था नेहरू जी पे। ओके, तो इसलिए नेहरू जी को इस चीज़ का लाभ मिला। नेहरू जी के समय में अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उन्होंने भी काफ़ी फेरबदल उनके अंदर भी हुआ। तो नेहरू को पढ़ना हमेशा इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा और आपको ये भी ज़रूर मालूम होना चाहिए कि विश्व की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में भी नेहरू ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ओके, तो विश्व को पंचशील की धारणा देना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने इस बात को पढ़ा था कि विश्व के साथ संबंधों को स्थापित करने में भारत कितना अग्रणी था और किस तरह से भारत को फॉलो करते हुए बाकी देशों ने भी इसी तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में सोचा था। फिर देखिए, चलिए नेहरू के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं। नेहरू के राजनीतिक विचार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के संबंधित नेहरू के विचार, व्यूज अबाउट नेशनलिज्म। ओके, अब ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, इसमें अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
उनसे पहले तिलक, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के विचारों पर आधारित उनका राष्ट्रवाद था और उनका राष्ट्रवाद भावात्मक है, उनकी भावनाओं पर आधारित है। उन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया। वे भारत के नवयुवकों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत करना चाहते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि नेहरू जी की जो शिक्षा थी शुरू में घर में हुई थी, इसलिए नेहरू जी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया था। जब वो इंग्लैंड में गए और वहाँ पर उन्होंने गैरी गैरीबाल्डी की जीवनी को पढ़ा। इस पुस्तक में उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। इसके बाद भारत में होने वाली राजनीतिक घटनाओं में उन्होंने रुचि लेनी शुरू की। उस समय आयरलैंड में जो स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उससे भी नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए। उनकी राष्ट्रवाद विषयक भावना की तीव्रता से अभिव्यक्ति तब हुई जब 17 मई 1922 को अपने विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई को सुनने वाले मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कहा था, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और अपने विश्वास की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी राष्ट्र या जाति का कोई अहित करना नहीं चाहते। हम दूसरों के ऊपर कोई प्रभुत्व जमाना नहीं चाहते। ठीक है, इस तरह एक सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते उन्होंने न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात की, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उसका भी समर्थन किया। उन्होंने मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया, इंडोनेशिया तथा कांगो आदि देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का भी समर्थन किया। यहाँ आपको ये बात भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रवाद में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। वे हिंदू राष्ट्र व मुस्लिम राष्ट्र जैसी चीज के बहुत कट्टर विरोधी थे। उनका विचार था कि यदि धर्म के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण होने लगा तो भारत में एक नहीं कई राष्ट्र बन जाएंगे। नेहरू जी का राष्ट्रवाद व्यापक था और उन्होंने राष्ट्रवाद के श्रेष्ठतम रूप को स्वीकार किया। संकीर्ण राष्ट्रवाद के वो विरोधी थे और उसके बाद राष्ट्रवाद के आक्रामक स्वरूप को भी सदा उन्होंने विरोध किया। वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उग्र राष्ट्रवाद मनुष्य को संकीर्ण व संकुचित बनाता है और व्यक्ति को देशभक्ति की भावनाओं को इतना उग्र कर देता है कि देश में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधी उनके विचार, व्यूज अबाउट इंटरनेशनलिज्म। नेहरू जी घोर अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री पद संभालने के पश्चात यूरोप का भ्रमण किया और ये अनुभव किया कि राष्ट्रवाद ही एक राष्ट्र को विकास के मार्ग पर ले जाएगा। ऐसे उन्होंने भारत के बारे में अनुभव किया और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय विचारों को देखकर 1927 में ब्रुसेल्स में हुए दलित राष्ट्रों की कांग्रेस में उनको भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। नेहरू जी का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सोच थी, अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण था, वो मानव जाति की एकता पर आधारित था। मानव जाति की एकता में विश्वास का चिंतन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से सीखा था। विश्व समुदाय और विश्व बंधुत्व को प्राथमिकता देते थे, अतः राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर बल देते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने किसी न किसी एक विश्व संघ की स्थापना की आवश्यकता को स्वीकार किया। ओके जी, हालांकि देखो विश्व संघ नहीं बना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संगठन बना हुआ है। आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में एक संगठन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे ना तो आपका एक सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर, वो होगा यूनाइटेड इंटरनेशनल रिलेशंस और 6th सेमेस्टर आपका होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसके अंदर इस समय 193 कंट्रीज हैं, लगभग पूरा विश्व इसके अंदर शामिल है। तो ये उनका सपना था, वो विश्व बंधुत्व में यकीन करते थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में थे। अतः जब कभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया, कोरिया, लाओस, स्वीज, वियतनाम, कांगो आदि, तब नेहरू जी ने सदैव यूएनओ की संकट दूर करने में मदद की। यही नहीं, उन्होंने कश्मीर समस्या को भी यूएनओ को सौंप दिया था। नेहरू जी ने क्षेत्रीय संगठन का विरोध किया क्योंकि वो गुटिया राजनीति को जन्म देती है। उनको गुटों से अलग रहने की नीति कालांतर में विदेश नीति का आधार बनी। 1946 में आंतरिक सरकार के निर्माण के तुरंत बाद उन्होंने कहा था, हम अपने आप को गुटबंदी की राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। नेहरू जी के खुद के विचार थे। अतः किसी न किसी रूप में विश्व व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है और भारत एक विश्व के इसी आदर्श को प्राप्त करेगा।
अतः हम ये बात पूरी तरह से आप मान लीजिए कि गांधी जी अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी उन्होंने अनुभव किया। इन बाधाओं पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में घृणा और भय के भाव को भी वो समझते थे और उनको मालूम था ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच में बहुत आएगा और इस भय और घृणा से राष्ट्रों को सोचने की शक्ति जो है कुंठित हो जाएगी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति स्पष्ट चिंतन समाप्त हो जाएगा और ये स्पष्ट चिंतन ही द्वेषपूर्ण संबंधों को जन्म देगा। सॉरी, अस्पष्ट चिंतन, स्पष्ट तो क्लियर कर देगा ना सारा विजन। इसी संबंध में नेहरू जी ने लोकसभा में एक बार बोलते हुए कहा था, यदि एक देश घृणा और भय की आग में जल रहा है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ये स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकता। रूस और अमेरिका के विषय में भी यही सच है, क्योंकि बुद्धि दोनों राष्ट्रों की घृणा के कारण बुद्धि कुंठित हो गई है। यदि वे एक दूसरे के बारे में कुछ और सोचे तो घृणा और भ्रम के बादल छट जाएंगे। आपको शायद मालूम नहीं है कि यूएसएसआर मतलब जिसको सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ और अमेरिका में एक लंबे अरसे तक तनाव रहा। शीत युद्ध एक शब्द है, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, वो लंबे अरसे तक दोनों के बीच में रहा। उससे पहले दोनों का आपस में लड़ाई चलती रही। तो नेहरू जी का कहना था कि ये बेसिकली कुंठित बुद्धि के साथ सोचते हैं। अगर ये अच्छी बुद्धि के साथ सोचें तो शायद कोई बदलाव हो। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में देखिए क्या है, कुंठित बुद्धि का परिणाम है भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और चीन के संबंध खराब होने का कारण क्या है? कुंठित बुद्धि के साथ सोचना, छोटी बुद्धि के साथ सोचना, व्यापक नहीं सोचना। तो गांधी ये इस बात को पूरी तरह से नेहरू जी कहते थे कि इसके कारण हमेशा नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग में दूसरी बाधा उग्र राष्ट्रवाद है। उग्र राष्ट्रवाद के अधीन व्यक्ति अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम और दूसरे को हीन मानता है। राष्ट्रवादी इज ओके, मेरे देश से प्यार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे देश से प्यार होना कि भारत सबसे अच्छा है और दूसरा देश तो कुछ भी नहीं है, गलत हो जाता है। तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, उग्र राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो आवश्यकता पड़ने पर मानवता के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि देने के लिए भी नेहरू जी तैयार थे, लेकिन इससे ये बिल्कुल अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय हित गौण थे। किसी भी राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय हितों के प्रति उत्साह तभी उत्पन्न होता है जब वो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। विश्व एकता और शांति के लिए हित के लिए राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद में समन्वय और संतुलन स्थापित करना चाहते थे। राष्ट्रवादी भावना को अंतर्राष्ट्रीय भावना द्वारा सीमित करना चाहते थे ताकि मानव जाति को एक विश्व राज्य के रूप में देखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीयवाद की ये मांग सभी राष्ट्र घृणा व भय की भावना को त्याग कर प्रेम व्यवसाय की भावना से को अपनाएं। अगर आप आज के समय में बात करें तो सभी राष्ट्रों में भय और घृणा की भावना विश्व कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती है। राष्ट्रवाद और अतः राष्ट्रवाद का एकमात्र उपाय अंतर्राष्ट्रीयवाद है, जिससे एक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। आपको मालूम है कितना सारा हमारा जो पैसा है वो सुरक्षा के कार्यों में खर्च हो जाता है। हम दूसरे देश से बचने के लिए अपनी बहुत सारी सेना को इधर उधर लगा करके रखते हैं। यही सारा पैसा आपका कहाँ पे खर्च हो सकता है? विकासकारी कार्यों के अंदर। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीयवाद हो, अगर राष्ट्रवाद उग्र ना हो, अपने देश से प्रेम हो लेकिन दूसरे के देश के प्रति भी मान सम्मान और आस्था हो, अगर ऐसा हो तो कभी भी जो है इस तरह के खर्चे ना करने पड़े। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहते हैं नेहरू जी। ओके, अब उसके बाद युद्ध और शांति के संबंध में नेहरू जी के विचार। हम नेहरू जी के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेहरू जी युद्ध और शांति के बारे में उनकी अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा पर आधारित है। नेहरू जी मानवतावादी थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यकीन करते थे। उन्होंने इतिहास के अध्ययन के आधार पर यह अनुभव कर लिया था कि युद्ध द्वारा राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता। युद्ध आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होते हैं। युद्ध से राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है। यही नहीं, युद्ध आंतरिक अव्यवस्था का कारण बनते हैं। नेहरू जी ने युद्ध के कई कारण बताए, जैसे मनुष्य की धर्मांधता, लोगों का सामंतवादी स्वरूप, राजनीतिक सत्ता और गौरव, युद्ध का राजनीतिक स्वरूप, आर्थिक विशेषताएं। मतलब वो मानते थे कि युद्ध के कई कारण हो जाते हैं और युद्ध के इन कारणों के कारण जब युद्ध जो है जन्म लेता है उससे बहुत हानि होती है। ऐसा नेहरू जी का विश्वास था। कहीं भी अगर मैं नेहरू जी शब्द की जगह गांधी जी बोल दूँ ना तो आप समझ जाना नेहरू जी, क्योंकि अभी भी गांधी जी पढ़ा करके हटी हूँ तो कई बार आदमी उसी तरह से बात करने लगता है। ये वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद जो है वो कहते थे कि शीत युद्ध को जन्म देता है। अतः नेहरू जी ने युद्ध की निरर्थकता में विश्वास प्रकट किया। इसी संदर्भ में संविधान सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि विश्व युद्ध में
विजय किसकी होती है, इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि युद्ध का परिणाम ऐसा घोर व विनाशक होगा कि मानवता की प्रगति व उन्नति के लिए हम जिन वस्तुओं की कामना करते हैं उन सब का पीढ़ियों तक अंत हो जाएगा। इसी तरह युद्ध के प्रभाव व परिणाम के बारे में बोलते हुए नेहरू जी ने यूएनओ की जनरल असेंबली में भी कहा था, इतिहास के अनुभव, विशेष रूप से दो विश्व युद्धों ने ये दिखा दिया कि हिंसा और घृणा से हिंसा और घृणा उत्पन्न होती है। यदि हम राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं अपनाते तो हम हिंसा तथा घृणा के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसका परिणाम मानवता का संहार होगा। नेहरू जी ने ये बहुत अच्छी तरह जान लिया था कि युद्ध की जड़ें मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अतः युद्ध का अंत करने के लिए लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। वास्तविकता ये है कि युद्ध दो शक्तियों के बीच नहीं बल्कि विश्वव्यापी हिंसा और घृणा के विरुद्ध लड़ना है। लोगों के दिलों को जीतने के लिए लड़ना है। युद्ध के प्रति लोगों के दृष्टिकोण बदलते ही स्वतंत्रता का वातावरण बन जाएगा और स्वतंत्रता शांति की स्थापना में सहायक हो जाएगी। ओके जी। तो नेहरू जी पूरी तरह से शांतिपूर्ण चीज़ों में यकीन करते थे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि नेहरू जी के कारण एक नीति जो है वर्ल्ड में बनी, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोला जाता है। हालांकि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको चलिए ब्रीफ में बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो दो नीतियां पूरे विश्व के अंदर प्रचलित थी। दो देशों का जो है वर्चस्व था, एक अमेरिका का और दूसरा यूएसएसआर का, सोवियत संघ उसको बुलाया था। अब कुछ देश थे अमेरिका के पिछलग्गू, कुछ देश थे सोवियत संघ के पिछलग्गू। ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो सोवियत संघ के पीछे थे। यूरोपियन जो कंट्रीज थे ज़्यादातर वो अमेरिका के साथ थे। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो किसके साथ हो? अगर वो अमेरिका के साथ हो जाता है भारत, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो यूएसएसआर हमारा पड़ोसी था, चीन के बाद वाला जो देश है ना वो यूएसएसआर है, हम उसके साथ संबंध नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर हम यूएसएसआर के साथ हो जाते तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका से मिलने वाली जो भी हमारी सहायता थी या इतने बड़े देश के साथ हम अपने संबंधों को खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये भी हमारे लिए स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कूटनिरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ हमारे लिए, है ना। हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पक्ष में थे ताकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का इसको आधार बनाया जा सके। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम किया जा सकता है और संसार में शांति स्थापना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को परस्पर वार्ता और पंच निर्णय के शांतिपूर्ण साधनों द्वारा सुलझाने के नेहरू जी पक्ष में थे। इसके साथ ही नेहरू जी ने सैनिक संधियों का भी विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार ये संधियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव और अशांति पैदा करती हैं। अतः उनका भरोसा था कि साधारण जनता युद्ध नहीं चाहती। नेहरू जी का ये भी अटल विश्वास था कि विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति घृणा, भय और संदेह है। इस खतरे को दूर करने के लिए पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। रूस और अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था कि दोनों देशों में संघर्ष का कारण पारस्परिक संबंधों का अभाव है। यदि ये दोनों देश एक दूसरे के संपर्क स्थापित करें और एक दूसरे के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करें तो भय और अविश्वास के बादल छट जाएंगे। और गांधी, देखिए नेहरू जी शांतिवादी थे, जो शस्त्रों के प्रयोग को हर स्थिति में ठुकराने का उपदेश देते हैं। नेहरू जी का आदर्शवाद यद्यपि ऊंचा था, लेकिन यथार्थवादी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने अवसर पड़ने पर शत्रु का संपूर्ण शक्ति से मुकाबला करने के लिए भी कहा। उनके शब्दों में हमें अपनी रक्षा करनी है और अपने आप को प्रत्येक आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए तैयार भी रखना है। हमें आक्रमण तथा अन्य प्रकार के अनाचार का सामना करना है। बुराई के सामने झुकना हमेशा बुरा होता है। ऐसे नेहरू जी के विचार थे। लेकिन नेहरू जी के विदेश नीति संबंधी जब हम विचार कर देखते हैं तो आपको मालूम इतना तो पड़ गया होगा कि नेहरू जी का खुद के शब्दों में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं विश्वास करता हूँ कि संसार के अधिकांश लोग शांति की इच्छा करते हैं, परंतु दूसरों का भय उनके दिमाग में छाया रहता है और वो विभिन्न तरीकों से आचरण करते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना, कोई भी आम आदमी कभी भी युद्ध नहीं चाहता, आम आदमी हमेशा युद्ध से दूर भागता है। इस बात को नेहरू जी बखूबी समझते थे, ठीक है। और उनका ये मानना था कि एक देश में शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक दूसरे देशों में भी शांति ना हो। अतः सिकुड़ते हुए संसार में शांति और स्वतंत्रता अविभाज्य है। अतः किसी भी देश के लिए इतना काफी नहीं है कि वे अपनी सीमाओं के अंतर शांति स्थापित करें, बल्कि जरूरी ये है कि सारे संसार में शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए। ओके जी।
तो कुल मिलाकर के नेहरू जी के जो विचार हैं वो शांति प्रिय हैं और साम्राज्यवाद, स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र दोनों का हनन करता है। मतलब उनका ये मानना है कि वो फासिस्टवाद को भी पसंद नहीं करते, साम्राज्यवाद को पसंद नहीं करते थे। नेहरू जी ने भारत के लिए तटस्थता की नीति को चुना। मैंने आपको बताया अभी नॉन अलाइनमेंट। दोनों को दोनों गुटों को, कौन कौन से, अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों को भारत से दूर रखना चाहते थे। इन दोनों गुटों में घृणा, द्वेष और शत्रुता थी और गांधी नेहरू जी का ये मानना था इनके जो दृष्टिकोण थे बेसिकली साम्राज्यवादी थे। उनके लक्ष्य आक्रमणात्मक थे, वे संसार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। नेहरू जी ने लगभग 35 वर्ष तक नॉन अलाइनमेंट की जो नीति थी इसको बनाए रखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। स्वयं नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के बारे में कहा था कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, वह गुटों से अलग रहने की नीति है। सभी देशों के साथ भारत समान रूप से सहयोग पूर्वक रहना चाहता है। अतः यह अत्यंत विकट स्थिति है क्योंकि दूसरे लोग उसे संदेह की नज़र से देखते हैं। नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत भी दिया, यानी कि राष्ट्र एक दूसरे के देश की प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। सभी राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के हितों को स्वीकार करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति जो है उनका उसका आधार रहेगी। आज तक भारत की विदेश नीति का आधार वही है। फिर देखिए नेहरू जी के प्रजातंत्र के संबंध में विचार। नेहरू जी लोकतंत्री विचारधारा के समर्थक थे, प्रजातंत्र उनके विचार थे। उन्होंने प्रजातंत्र की जड़ों को सुदृढ़ बनाने में जो योगदान दिया उसका भारत कभी भी उपकार उनका जो है कभी भूल नहीं सकता। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक धारणा नहीं है बल्कि मानसिक अवस्थिति है। लोकतंत्र में राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में अवसरों की अधिक से अधिक समानता होती है। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं के आधार पर आगे बढ़ सकता है। ओके। अब राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ मताधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, जनता की शासन में सहभागिता इत्यादि होता है। नेहरू जी लोकतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे राजनीतिक लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे, अपितु वे आर्थिक लोकतंत्र के पक्ष में थे। लोकतंत्र के निर्वाह के लिए आर्थिक कार्यक्रम जरूरी है। केवल मत के प्रयोग मात्र से ही समस्याओं का हल नहीं हो सकता। समाज में व्याप्त आर्थिक भेदभाव तथा समानताओं को दूर करके लोकतंत्र पनप ही नहीं सकता। अतः मतलब यानी कि असमानताओं को दूर करना जरूरी है। अतः जनप्रतिनिधियों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का कार्य जरूर करें। नेहरू जी की सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे। ओके जी। नेहरू जी ने कहा था कि गणतंत्र का अर्थ यदि कुछ है तो वो है समानता। समानता केवल मत देने के अधिकार में नहीं है बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र को भी समानता मिलनी चाहिए। ओके। तो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की तरह नेहरू जी समाज के आत्मानुशासन को भी लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते थे। समाज का आत्मानुशासन अनुशासक की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि वह बाह्य दबाव का अनुभव होता है। अराजकता से मुक्त लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अवसर देता है। नेहरू जी लोकतंत्र पद्धति के पक्षधर थे परंतु वे इसकी कमी और कठिनाइयों से भी परिचित थे। ठीक है। सबसे पहले तो वो जो कठिनाई मानते थे वो था लोगों का नैतिक पतन। लोगों के नैतिक चरित्र में लगातार गिरावट आती जा रही है जिसे रोकना जरूरी है। लोगों के नैतिक चरित्र के पतन को शिक्षा के प्रसार से रोक सकते हैं। दूसरी कठिनाई है लोगों में लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्तियों का बढ़ना। व्यक्ति का व्यक्तिकरण और पृथ्वीकरण पाशवीकरण होता जा रहा है। लोग रंग, जाति, धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रश्न धूमिल हो जाते हैं, लोकतंत्र प्रक्रियाओं का स्तर गिरने लगता है। नेहरू जी इस बात को लेकर के बड़े चिंतित रहे, इन बातों को समझते थे। फिर देखिए नेहरू के राज्य के संबंध में अगर आप देखें तो नेहरू जी उन्होंने सदैव व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। शासन व्यवस्था के किसी भी राजनीतिक विचारधारा को आधार नहीं बनाया। उन्होंने व्यक्तिवादी, समाजवादी और साम्यवादी तीनों विचारधाराओं का समर्थन किया। नेहरू जी इस व्यक्तिवादी विचार से सहमत नहीं थे कि वे सरकार सबसे अधिक अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। नेहरू जी का मानना था कि राज्य का एकमात्र कार्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था और समाज की सुरक्षा नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज के पोषण का भार भी है। राज्य को केवल पुलिस कार्यों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यानी नेहरू जी का कुल मिलाकर के जितना भी दृष्टिकोण था वो राज्य से संबंधित जो उनके विचार थे वो व्यक्ति को अच्छा मानते थे लेकिन उस सरकार को सबसे अच्छा मानते थे जो सबसे कम शासन करे। आप देखेंगे कि नेहरू जी का कहना था कि राज्य का एकमात्र कार्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा
और आंतरिक व्यवस्था व समाज की सुरक्षा नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज के पोषण का भार भी राज्य पर है। ओके, फिर उसके बाद देखिए कल्याणकारी राज्य संबंधी नेहरू जी के विचार। नेहरू जी नेहरू जी का कल्याणकारी विचार आपको बताऊं, कल मैं आपसे एक बात कह रही थी ना कि घर में बैठ करके पढ़ाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। घर में जब आप पढ़ा रहे होते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है, हालांकि मैं एक अलग स्पेस में आकर के बात करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी देखिए चलिए, कल्याणकारी राज्य की धारणा के विचार। नेहरू जी ने आदर्श राज्य की तरह किसी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि प्लेटो यूटोपियन स्टडी बताते हैं, और प्लेटो की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से कैसी है, आदर्शवादी। तो नेहरू जी ऐसी कोई विचारधारा नहीं बताते। उनके कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य लोगों के रहन सहन व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। सरकार या राज्य की सफलता का मापदंड ये होगा कि वो लोगों के जीवन स्तर को कितना ऊंचा उठाते हैं। नेहरू जी ने इस जीवन स्तर में केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल नहीं किया, बल्कि जीवन के बौद्धिक और नैतिक मूल्यों को भी शामिल किया। नेहरू जी के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। नेहरू जी इस सर्वांगीण विकास के लिए नागरिकों की चारित्रिक उत्कृष्टता को अनिवार्य मानते हैं। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास में उन्होंने देश से दरिद्रता, अशिक्षा, छुआछूत, बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए। स्त्रियों की दशा को सुधारने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाया। भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए समाज कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई तरह की सामुदायिक योजनाएं भी चलाई। तो मतलब आप ये मान करके चलिए, ये जो भी आपको हिंदुस्तान दिखाई देता है ना, इसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी के विचार हैं, उनकी छाप साफ दिखाई देती है। फिर साधन और साधे से संबंधित विचार। अब आपने गांधी जी की थ्योरी को पढ़ा है, साधन और साधे दोनों पवित्र होने चाहिए। गांधी जी के विचारों का नेहरू जी पर भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी की तरह साधनों की पवित्रता और नैतिकता में नेहरू जी भी विश्वास करते थे। नेहरू साधनों के साथ साथ साध्यों की पवित्रता में भी भरोसा करते थे। मानते थे कि साध्य और साधन अविभाज्य रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पारस्परिक ढंग से प्रभावित होते हैं। वो कहते थे कि शुभ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अशुभ और अनैतिक साधनों का प्रयोग करना अनुचित है। गलत साधन सभी उद्देश्यों को भी खराब कर देते हैं। ठीक है जी, उन्होंने खुद कहा था, मेरा विश्वास है कि गलत साधन सही परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। उसका देखिए विश्व राज्य या संघ से संबंधित विचार, वो मैंने आपको बता दिया पहले। जब आप रिव्यूज रिगार्डिंग स्टेट और फेडरेशन, आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता एक विश्व राज्य या संघ के निर्माण की ओर इंगित करता है, और नेहरू जी विश्व संघ के स्थापित किए जाने के पक्ष में थे। फिर देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित नेहरू जी के विचार। ओके, अब नेहरू जी मौलिक अधिकारों की वकालत करते थे, और उन्होंने व्यक्ति की उन्नति तथा विकास के लिए इन अधिकारों को जरूरी बताया। मूल अधिकारों को वो जरूरी मानते थे, और वो मानते थे कि इन अधिकारों में उनके लिए थे संगठन बनाने की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा आदि। अब आप देखिए कि जो भारत का संविधान है ना, उसमें ज्यादातर ये सारे मौलिक अधिकार शामिल है। उन्होंने कहा था कि उन सभी लोगों का जीवन स्तर उठाने की बात हमेशा सोची जानी चाहिए जिनको विगत काल में ये अवसर नहीं मिले, यानी जिनको पहले ये अवसर नहीं मिले, उनके लिए जरूर सोचा जाना चाहिए। ये नेहरू जी के ये भी विचार थे। फिर उन्होंने एक बार कहा था, भारत में हमें सब व्यक्तियों को भेदभाव के बिना समान अधिकार होने चाहिए। आप अगर देखेंगे तो मौलिक अधिकारों के अंदर बहुत प्रभाव उनका दिखाई देता है। फिर देखिए मार्क्सवाद से संबंधित विचार। नेहरू जी मार्क्सवाद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। उन्होंने मार्क्स के इस विचार का समर्थन किया कि पूंजीवाद ही वर्ग व्यवस्था और वर्ग संघर्ष जैसी बीमारियों को जन्म देता है। यही नहीं, पूंजीपति वर्ग श्रमिकों श्रमजीवियों पर अपना अधिकार जमा कर उनका शोषण करते हैं। पूंजीवाद साम्राज्यवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को जन्म देता है। अतः स्पष्ट है कि नेहरू जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन से प्रभावित थे, और दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व नेहरू मार्क्सवादी या साम्यवाद के प्रति आकृष्ट रहे, लेकिन वे एक साम्यवादी कभी नहीं बने। ओके जी, उन्होंने कहा मैं साम्यवादी नहीं हूँ, क्योंकि मैं साम्यवादियों द्वारा साम्यवाद को एक पवित्र धर्म बनाने की प्रवृत्ति का विरोधी। ओके, साम्यवाद से प्रभावित थे, लेकिन वो साम्यवादी नहीं थे। ओके जी, अब उसके बाद देखिए मानवतावादी संबंधी विचार, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप मानवतावाद संबंधी विचार। नेहरू जी का संपूर्ण दर्शन मानवतावादी है, और वो उनकी सारी विचारधारा के अंदर मनुष्य का कल्याण करने की भावना दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में आप ये मान सकते हो कि मानववाद की जो अवधारणा है वो उनके विचारों का केंद्र है। टैगोर ने लिखा था कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दें
तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दे और हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर के इस कथन में नेहरू की पूर्ण आस्था थी, बहुत यकीन करते थे नेहरू जी, और मनुष्य के देवत्व में उनका महान भरोसा था। ओके, मौका मिलेगा तो इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। उसके बाद देखिए समाजवाद संबंधी विचार। लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने खुद कहा था, मुझे स्पष्ट है कि एक समाजवादी और प्रजातांत्रिक विचारधारा ही ठीक रहती है। धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार भी जो है नेहरू जी किसी भी धर्म के प्रति, ठीक है, जहाँ धर्म संबंधी विचारों को उन्हें चिढ़ थी, रहस्यवाद, अस्पष्ट और पारलौकिक में वो यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, मूलतः मैं इसी विश्व में, इसी जीवन में दिलचस्पी रखता हूँ। किसी अन्य विश्व या जीवन में मेरी कोई भावी जीवन है ही नहीं। आत्मा ऐसी वस्तु है या नहीं, अथवा मृत्यु के उपरांत भी कोई जीवन है या नहीं, मैं नहीं जानता। यद्यपि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किंतु मुझे तनिक भी परेशान नहीं करते। तो ये नेहरू जी बहुत ज़्यादा जो है निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। नेहरू जी इतनी मानवतावादी थी कि उनके मानव की अपेक्षा ईश्वर को नकारना आसान था। उनका मानवतावाद दृष्टिकोण समय के साथ साथ व्यापक होता चला गया। मानवता के पुजारी वो बन गए। उन्होंने मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, दृढ़ता का अभिनंदन किया। सत्य, देश तथा आत्मसम्मान के लिए मानव के संघर्षों ने मानव तथा पारस्परिक निष्ठा, मैत्री और निस्वार्थ भाव ने नेहरू जी के दर्शन को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नेहरू जी सच्ची मानवता के पक्षपाती पुरुष थे। नेहरू जी जीवन भर मानवता के प्रति स्नेहशील रहे और सदैव मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचते रहे। एक विश्व उनकी मान्यता थी कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। उन्होंने सदैव राजनीतिक समस्याओं को मानवता को ध्यान में रखते हुए सुलझाने का प्रयास किया। ओके जी, ये थे नेहरू के राजनीतिक विचार। एक कोट हमेशा पढ़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नेहरू जी हैं, और ये नेहरू जी, गांधी जी और पटेल, तीन महानायक राष्ट्रीय आंदोलन के। ये नेहरू जी और उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, और ये नेहरू और गांधी, नेहरू पर गांधी का बहुत प्रभाव था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।